तो मॉडर्न इतिहास के क्रम में, मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में सबसे पहले हमने यूरोपियों का भारत पे आगमन हमने डिस्कस किया। उसके बाद मुगलों का पतन, मुगलों का कैसे पतन हुआ ये हमने देखा। और उसके अंतर्गत जो भी सम्राट आया, जो भी मुगल सम्राट आया उसका चर्चा हमने किया। इससे पीछे क्लास में उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया गया है, आप उसे देखें और अपने भाषा में पहले तो वीडियो देखिए, उसके बाद उसको अपने भाषा में लिखने का कोशिश कीजिए और इससे एक नोट तैयार करने का कोशिश कीजिए और उसे बार बार पढ़िए, इससे आपको वो याद हो जाएगा। और अब तीसरा लेसन जो हम लेने जा रहे हैं वो होगा वो नवीन राज्यों का उदय या उत्थान। कि मुगल साम्राज्य का जब अंत हुआ तो भारत में कुछ नए राज्यों का उदय हुआ और वो उदय इस प्रकार था कि जैसे हैदराबाद, जाट, पंजाब, बंगाल, ये सब कुछ नए राज्य है। और इसमें एक सबसे शक्तिशाली राज्य का उदय मराठा साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो ये हमने सीरियल यहाँ पे कर दिया है, हैदराबाद, अवध, जाट, पंजाब, मैसूर, बंगाल और मराठा साम्राज्य। तो इस पे बारी बारी से हम डिस्कस कर लेंगे। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम तीसरा चैप्टर ले रहे हैं, नवीन राज्यों का उदय। क्लियर है? और पहला उस पे हम टॉपिक लेने जा रहे हैं हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद का जो संस्थापक है, हैदराबाद का जो संस्थापक कर्ता बोलते हैं उस निजामुल मुल्क को बोलते हैं। पीछे से ही डिस्कस करते हैं क्योंकि निजामुल मुल्क को बोलते हैं हम। निजामुल मुल्क के विषय में, निजामुल मुल्क को चीन किलिच खां के भी नाम से जाना जाता है या निजामुल मुल्क के भी नाम से इसको जाना जाता है। और देखिए, इससे पहले चीन किलिच खां से पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में एक नया राज्य का एस्टेब्लिश करने में सबसे पहले एक महत्वपूर्ण योगदान रहा किसका? जुल्फकार खां को, जो 1708 ईस्वी में एक स्वतंत्र प्रांत बनाया। इससे पहले निजामुल मुल्क से पहले वो स्वतंत्र प्रांत का एस्टेब्लिश किया था, बाद में ये किया। क्लियर है? अब देखिए कि चीन किलिच खां को निजामुल मुल्क के भी नाम से जाना जाता है। 1713 ईस्वी में यह दक्कन का वायसराय बना या नियुक्त हुआ। और 1700 इसको हटा के, क्या समझे, जब ये चीन किलिच खां जब सरदार नवाब बना तो इसको हटा के 1715 ईस्वी में क्या किया, सैयद हुसैन अली को वहाँ का नवाब हैदराबाद का नियुक्त किया गया था। जिसके मृत्यु के बाद, जब उसका मृत्यु हो गया तो उसके बाद पुनः यही निजामुल मुल्क पुनः नवाब बना। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी क्रम में आते हैं कि सुकर खेरा का युद्ध जो कि 1724 ईस्वी में हुआ। अब सुकर खेरा के युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह जो है वो पहले मुबारिज खां को दक्कन का सम्राट घोषित कर दिया, दक्कन का वायसराय घोषित कर दिया। और मोहम्मद शाह जो है, मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह है, वो उसको ऑर्डर किया कि आप जाओ और निजामुल मुल्क कहीं भी हो उसे या तो जिंदा या मृत मेरे सामने पेश किया जाए। ये बोल दिया किसको? मुबारिज खां को बोल दिया। और कौन? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, उसको बोल दिया। अब इसी क्रम में मुबारिज खां निजामुल मुल्क को पकड़ने का या मारने का कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान जो युद्ध हुआ उसी युद्ध को हम सुकर खेरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध 1724 ईस्वी को हुआ था। अब क्या हुआ युद्ध में? कहानी क्या हुआ कि यह मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच युद्ध हुआ जिसमें ये जीत गया, निजामुल मुल्क जीता और दक्कन का स्वामी बन बैठा। चूंकि दोनों में युद्ध होगा, अब एक दक्कन का वायसराय था मुबारिज खां और निजामुल मुल्क, एक मुबारिज खां दक्कन का वायसराय था और वो दोनों में युद्ध हुआ तो निजामुल मुल्क जीत गया। तो दक्कन का वायसराय जो है वो बन जाएगा निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क दक्कन का वायसराय बन गया। अब क्या किया, मजबूरी में आके, चूंकि मोहम्मद शाह उसको भेजा हुआ था निजामुल मुल्क को मारने के लिए, तो अब मजबूरी में आके, चूंकि यही निजामुल मुल्क युद्ध जीत गया सुकर खेरा के युद्ध में, तो अब मजबूरी में आके क्या किया मोहम्मद शाह, इसको वायसराय नियुक्त कर दिया। कहाँ का? हैदराबाद का या दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। और 1700 यही निजामुल मुल्क जो है 1724 ईस्वी में हैदराबाद का नींव रखा या एस्टेब्लिश किया या स्थापित किया।
इसी इसी को हैदराबाद का स्थापकर्ता बोलते हैं या मानते हैं, निजामुल मुल्क को। क्लियर है। इसका एक नाम चिन किलिच खां भी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं, इसका डेथ जो है 1748 ईस्वी में हो गया, 1748 ईस्वी में। क्लियर है। एक ही बार समझा दी, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या नहीं समझ में आता तो वीडियो के माध्यम से समझ लेना। अब आते हैं अवध का नवाब के विषय। अब सेकंड यहां से ले रहे हैं अवध, पहले क्लियर कर दिए। अभी हैदराबाद में हमने चिनकिलिच खां के विषय में जाना, निजामुल मुल्क के विषय में जाना, जुल्फ़िकार खां के विषय में जाना, उसके बाद मोहम्मद शाह के विषय में कुछ डिस्कस किए, फिर उसके बाद मुबारिज खां के विषय में हम डिस्कस किए। इसके अंतर्गत अब जो है सेकंड लेने जा रहे हैं, जो होगा एक अलग प्रांत जिसका नाम है अवध। अवध में क्या हुआ, सआदत खां इसका एस्टेब्लिश करता या स्थापन करता, इसको बोलते हैं स्थापना करता अवध का। सआदत खां या बुरहान मुल्क के भी नाम से इसको जाना जाता है। बुरहान मुल्क या सआदत खां के जाना जाता है। यह जो है पहले 1720 से 22 में यह क्या था, आगरा का सूबेदार था। और यह जो सआदत खां जो है एक नया राजस्व प्रणाली का आरंभ किया था। अवध के अंतर्गत एक नया राजस्व प्रणाली का स्टार्ट करता था सआदत खां। अब मोहम्मद शाह क्या किया कि अबुल मंसूर या सफदर जंग को वहां का अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। अब नवाब नियुक्त कर दिया। अब देख लीजिए, यहां पे आ जाइए कि अब्दाली, जब पानीपत का युद्ध हुआ था मुगल सेना के बीच और अब्दाली के बीच, जब युद्ध हुआ था तो उसमें सफदर जंग ने किसका साथ दिया था, मुगल सैनिक का साथ दिया था। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे दर्शाए हैं कि अब्दाली और मुगल के बीच में जब युद्ध हुआ था तो सफदर जंग जो है वो मुगल शासक का साथ दिया था और सफदर जंग की सेना में, इसकी सेना में नवाब राय का नाम का एक हिंदू जो था वो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पे था। नवाब राय का नाम का एक जो हिंदू था वो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पर था। किसके शासन में, सफदर जंग के शासन में। क्लियर है। और इसका जो मृत्यु है ये हो गया है 1754 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। सफदर जंग या अबुल मंसूर का मृत्यु कब हुआ, 1754 ईस्वी में। तो हमने पहले डिस्कस किया किसके विषय में, शहादत खां या बुरहान खां। और उसके बाद हमने चर्चा किया अबुल मंसूर या सफदर जंग के विषय में। अब जो तीसरा है वो शुजा-उद दौला, जो तीसरा सम्राट बना, वहाँ का नवाब बना, वो शुजा-उद दौला बना था। वो वजीर या नवाब बोल सकते हो, वजीर या नवाब दोनों बोल सकते हो। तीसरा जो सम्राट है वो ये बना। अब ये क्या किया शुजा-उद दौला, ये क्या किया, शाह आलम सेकेंड को लखनऊ में, शाह आलम जो सेकेंड था मुगल शासक, उसको लखनऊ में शरण दिया था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध में इसने क्या किया, अब्दाली का साथ दिया। पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ तो इसमें यह मुगल का साथ नहीं देके किसका साथ दिया, अब्दाली का, अहमद शाह अब्दाली का। 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। कौन, शुजा-उद दौला। क्लियर है। अब क्या किया, बक्सर का युद्ध हम कल ही डिस्कस किया है। बक्सर का जो 1764 में हुआ था, उस युद्ध में क्या किया, मीर कासिम को साथ दे दिया। मीर कासिम का साथ इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ का मीर कासिम जो था वो अपदस्थ था, मतलब उसको पद से बाहर किया हुआ शासक था, फिर भी उसका साथ दिया था शुजा-उद दौला ने। और यह शाह आलम सेकेंड का भी साथ दिया था। बक्सर के युद्ध में यह मीर कासिम का साथ दिया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 ईस्वी में। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और इसके मुगल शासक के बीच में हुआ था। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि शुजा-उद दौला और वारेन हेस्टिंग्स,
शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में एक समझौता हुआ 1773 ईस्वी में, जिस समझौता को हम बनारस की संधि से के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया वारेन हेस्टिंग्स, जो अंग्रेज था, वो क्या किया, इलाहाबाद करा जो है वो इसको ही, यानी इंडिया में रह के इसको ही बेच दिया। शुजाउद्दौला को 50 लाख में उसको जगह बेच दिया था। इसी संधि को 1773 में जो संधि हुआ उसको हम बनारस की संधि के नाम से जानते हैं। किसके किसके बीच में हुआ, वारेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ। क्या हुआ कि अंग्रेज के द्वारा जो जगह था इलाहाबाद और करा, उस जगह को शुजाउद्दौला को बेच दिया 50 लाख में। इसी संधि को हम बनारस की संधि के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब आते हैं, एक और संधि हुआ फैजाबाद की संधि। यह 1775 ईस्वी में हुआ। बनारस, जब बनारस में अब क्या हुआ कि अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया था, तो अंग्रेजों का दबदबा बनारस में बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि बनारस पर अंग्रेज का सत्ता कायम हो जाएगा। तो जब अंग्रेजों का सत्ता कायम हो गया बनारस पर, तो वारेन हेस्टिंग्स ने वादा किया, किसके साथ वादा किया, अवध के, चूंकि अवध के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, अवध के रानियों के साथ वादा किया कि आपका जो भी संपत्ति है उसका सुरक्षा का गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हम लेते हैं। कहाँ का, अवध का जो रानियां सबका जो संपत्ति था उसका जिम्मेवारी, रिस्क लिया था, उसके संपत्ति को सुरक्षा करने का जिम्मेवारी ये लिया था। आसफ-उद-दौला ने, अब आते हैं अगला पॉइंट देख लीजिए, आसफ-उद-दौला जो है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा है, आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में एक बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया है। और संधि जो है, ये संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली और शहादत अली के बीच 1801 ईस्वी में हुआ। क्लियर है। और हैदर अली जो है, एक मिनट, लॉर्ड वेलेस्ली से ये जो शहादत अली है, जो 1801 ईस्वी में संधि करने वाला नवाब था। क्लियर है। अब आते हैं हैदर अली जो है, हैदर अली को 1815 में क्या किया, ये वारेन हेस्टिंग्स जो है बादशाह का उपाधि प्रदान किया था। वारेन हेस्टिंग्स किसको, हैदर अली को 1815 में बादशाह का उपाधि प्रदान किया था। क्लियर हो गया। अब जो है अवध का लास्ट शासक जो है वो वाजिद अली शाह था। अवध का लास्ट शासक वाजिद अली शाह था। अब क्या हुआ, ऑटरम के रिपोर्ट के अनुसार, ऑटरम का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या किया लॉर्ड डलहौजी, वो क्या किया, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ का शासन व्यवस्था सही नहीं, कुशासन का आरोप लगाकर उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। और एक बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है कि अब्दाली जो है, अब्दाली और मुगल के बीच जब युद्ध हुआ था, अब्दाली और मुगल सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें सफदर जंग जो है मुगल सेना का साथ दिया था। और पानीपत का जो युद्ध हुआ है, पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। उस युद्ध में शुजाउद्दौला जो है वो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और यह युद्ध 1761 में हुआ था। क्लियर हो गया, यहाँ से मिस्टेक हो गया था। और बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है, जिसमें मीर कासिम का यह अपदस्थ का मतलब हुआ पद से बाहर किया हुआ। तो अपदस्थ जो मीर कासिम था बंगाल का नवाब, उसमें ये शुजाउद्दौला जो है इसमें इसका मीर कासिम का मदद किया था, सहायता किया था। और शाह आलम सेकेंड का भी मदद किया था। क्लियर हो गया। तो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब हम तीसरा में लेने जा रहे हैं जाट का। और जाट के बाद पंजाब का डिस्कस करेंगे, फिर मैसूर का डिस्कस करेंगे, फिर बंगाल, फिर मराठा साम्राज्य का डिस्कस करेंगे। तो अब हम तीसरा लेने जा रहे हैं जाट के विषय में जानते हैं। तो हैदराबाद का हम डिस्कस कर लिए, अवध का डिस्कस कर लिए। अब जान लेते हैं जाट के बारे में। देखिए जाट जो है दिल्ली, आगरा, अलीगढ़,
ये सब का जो क्षेत्र है, दिल्ली, आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़, यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है, इलाका है, वहाँ का यह लोग किसान था, फार्मर था। यही सब विद्रोह फैला दिया, एक नया राज्य का स्थापना किया, विद्रोह फैला दिया। मतलब मथुरा वगैरह सब का जो आसपास का जो इलाका है, आगरा, मथुरा, दिल्ली, इस सब का जो अलीगढ़, इस सब का जो किसान है, छोटा बड़ा किसान जो भी हो, इस सब ने मिल के विद्रोह फैला दिया। क्या समझे? इसी यहाँ के जाटों ने, आसपास के जो जाट थे, उन्होंने विद्रोह इसका फैलाया था। क्लियर हो गया? और खेती करने वाला साधारण लोग थे, बड़ा खेतीहर भी, छोटा खेतीहर भी इसमें शामिल था। अब क्या हुआ कि सबसे पहला विद्रोह जो है, इसके अंतर्गत सबसे पहला विद्रोह जो है, मथुरा में 1669 ईस्वी में गोकुल नाम के किसान ने सबसे पहले विद्रोह किया। गोकुल नाम के किसान जो है, अरे विद्रोह का यहाँ कारण ये बन रहा है, स्वतंत्र प्रांत की स्थापना करना, एस्टेब्लिश करना। मुगल से जब अलग हुआ ना, मुगल का जब पतन हो गया, तो उससे जब अलग हुआ तो स्वतंत्र प्रांत के लिए विद्रोह कर देना। क्या समझे? यही हम पढ़ाना चाह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि मथुरा में जो 1669 ईस्वी में सबसे पहले गोकुल नाम का किसान जो था, उसने विद्रोह कर दिया। क्लियर हो गया? और उसमें इसी विद्रोह को 1688 ईस्वी में राजा राम जमींदार था, वो इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किया। क्लियर हो गया? तो अब क्या कर रहे हैं कि चूड़ामन नाम का जो व्यक्ति था, जाट था, चूड़ामन नाम का जो व्यक्ति है, वो भरतपुर नाम का एक जगह का, भरतपुर नाम का गांव है, वहाँ जगह का नींवकर्ता बोलते हैं, भरतपुर का एस्टेब्लिश करता बोल सकते हो, स्थापना करता थे। कौन? चूड़ामल जाट नाम का जो व्यक्ति था, वो भरतपुर का एस्टेब्लिश किए। अब क्या करे, बदन सिंह नाम का जो जाट है, वो इसके भरतपुर, बदन सिंह नाम का जो जाट है, वो इस नेतृत्व में, इस मुहिम में इसका मदद किया था, कि चूड़ामन जाट का। क्लियर हो गया? अब कह रहे हैं कि सूरजमल नाम का जो जाट था, उसके नेतृत्व में, सूरजमल जाट के नेतृत्व में यह अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर था, ये बोल सकते हो। स्वर्णिम युग, गोल्डन एज में था यह। क्या समझे? तो अब जाट जो संप्रदाय है, ये सूरजमल के नेतृत्व में अपने चरम सीमा पर थी। क्लियर है? अब आते हैं, एक जगह है लोहागढ़ किला, भरतपुर। लोहागढ़ किला, भरतपुर। इस जगह का, इस किला का निर्माण जो है सूरजमल ने करवाया था 1733 ईस्वी में। सूरजगढ़ बोला गया, सूरजमल जो भरतपुर लोहागढ़ का जो किला है भरतपुर में, उसका 1733 ईस्वी में उस जगह का एस्टेब्लिश करता जो है, वो कौन था? सूरजमल था। क्लियर है? अब क्या कर रहा है कि यह एक ऐसा किला है इतिहास में, जिसको न अंग्रेज, मुगल, मराठा, राजपूत, कोई भी योद्धा इसको जीत नहीं सका था। लोहागढ़ किला को कोई भी योद्धा नहीं जीत पाया था, चाहे वो राजपूत सेना राजा हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मराठा हो, चाहे मुगल, कोई नहीं इसको जीत पाया था। क्लियर है? अब आते हैं कि इसमें मुगलों से छीनकर इसमें अष्ट धातु का एक दरवाजा लगा हुआ था, अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ था, जिसको जाट महाराजा जवाहर सिंह ने लगवाया था। इस किला में, लोहागढ़ का किला में एक गेट था, दरवाजा था, उसको जाट महाराज जवाहर सिंह ने लगवाया था। और ये कहाँ से लाया था? तो मुगल से छीन के लाया था, और किला का मतलब, इस अष्ट धातु का दरवाजे का क्या इतिहास है, इसके विषय में जान लीजिए। ये दरवाजा सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जो है, सल्तनत काल में हमने पढ़ा था, चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें लगा हुआ था। वहां से क्या किया, वहां से जो आक्रमण किया था ये अलाउद्दीन खिलजी, तो वहां से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ किले से लेके आ गया दिल्ली, लाल किला, और लाल किला में यह लगवा लिया। अब क्या किया, ये जो हमला किया, क्या ये महाराजा
जवाहर सिंह जब दिल्ली पर हमला किया तो उस समय दिल्ली का जो नवाब था, दिल्ली का जो सम्राट था वो कौन था? वो दिल्ली का सम्राट था, यहाँ पे हमने कहीं पर चर्चा किया है, नजीबुद्दौला था। जिस समय में जवाहर सिंह जो है दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय में वहाँ का नवाब सम्राट कौन था? नजीबुद्दौला था। उससे पराजित कर, उससे हरा कर यह गेट जो अष्टधातु का जो गेट था वो छीन कर ले गया था एवं वहाँ लोहागढ़ किला में इसका एस्टेब्लिश करवाया। अब आते हैं अब्दाली जो है बदन सिंह को, ये बदन सिंह जो है चूड़ामल को भरतपुर एस्टेब्लिश करने में जो मदद किया था, बदन सिंह को राजा का उपाधि प्रदान किया था मोहम्मद शाह अब्दाली, जो वही बदन सिंह आगे चल के महेंद्र राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। क्लियर है? अब 1885 में क्या हुआ इसका इतिहास? 1805 में क्या हुआ कि रणधीर सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लिया एवं इस साम्राज्य का जाट का मोटा बोल सकते हो कि पतन हो गया। क्लियर ही यहाँ से समझ, चूंकि अधीनता स्वीकार कर लेगा तो कहीं ना कहीं मुगल अंग्रेज जो है अधीनता स्वीकार करेगा और इसको अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। जाट के विषय में हो गया क्लियर, और गेट के विषय में डिस्कस हो गया। अष्टधातु का क्या इतिहास रहा? चित्तौड़गढ़ से लाल किला दिल्ली, या दिल्ली से जवाहर सिंह अपने यहाँ लेके गया था लगवाए, और लोहागढ़ का निर्माण कौन कराया था? सूरजमल के समय में ही जाट अपने चरमोत्कर्ष सीमा पर था। क्लियर हो गया। और अब हमने डिस्कस किया कि गोकुल के बारे में, राजा राम जमींदार के बारे में, चूड़ामल के बारे में हम डिस्कस इसके अंतर्गत किया। अब आते हैं पंजाब के विषय में। पंजाब संत के संदर्भ में जो राजा ये सब हैं, गुरु वगैरह सब जो हैं, इसका डिस्कस हम सल्तनत काल में कर चुके हैं। सल्तनत काल में जब क्या बोलते हैं, सल्तनत काल नहीं बोल रहे हैं, ये धार्मिक सुधार आंदोलन जब पढ़ रहे थे तो धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत सूफी संत और भक्ति आंदोलन जब पढ़ रहे थे तो उसी संदर्भ में हम इस सिख धर्म के विषय में हम डिस्कस किए थे। तो उसमें मैक्सिमम जो गुरु हुए हैं 10 गो गुरु, सबका हम चर्चा किए थे। फिर भी यहाँ पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है तो यहाँ भी हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब के अंतर्गत सिख धर्म का संस्थापक ही हम जानते हैं कि गुरु नानक देव थे। और सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। कितना गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु नानक देव और 10वां गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है? अब क्या हुआ कि गुरु नानक देव जो हैं वो इब्राहिम लोदी वंश इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। क्या समझे? इन्होंने एस्टेब्लिश किया, स्थापित किए नानक पंथ का स्थापना इन्होंने किया, गुरु नानक देव जी ने। क्लियर है? यहाँ तक गुरु अंगद नाम का जो एक गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की। उसका जो लिपि है, जैसे हिंदी का देवनागरी, इस टाइप का जो लिपि है, उसका स्थापनाकर्ता गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का स्थापनाकर्ता इन्होंने किया। अब क्या गुरु रामदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन प्रदान किया था। 500 बीघा जमीन अकबर ने गुरु रामदास को प्रदान किया था, जहां पे गुरु रामदास ने गुरु रामदासपुर नगर का स्थापना किया था, जो कालांतर में बाद में चल के अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर है? अब आते हैं गुरु अर्जुन देव जो हैं रामदासपुर में, वही जहाँ पे रामदासपुर का स्थापना जो हुआ था, तो गुरु अर्जुन देव जो है वहाँ रामदासपुर में एक अमृतसर तालाब का निर्माण करवाए, और उस तालाब के अंतर्गत उन्होंने हरमंदिर साहब गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था, जो शायद अभी भी है प्रेजेंट। हम तो नहीं जानते हैं अभी प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन शायद होगा। तो गुरु अर्जुन देव जो है और रामदासपुर के अंतर्गत अमृतसर नामक तालाब का एस्टेब्लिश करवाया, जहां हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, और वहां गुरुद्वारा खोला। हरमंदिर साहब गुरुद्वारा ही है,
वहाँ खोला। अब क्या कहते हैं कि सिख धर्म के जो फॉलोअर हैं, जो अनुयायी थे, उसको गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु हरगोविंद जो थे, वो लड़ाकू किस्म का बनाए, सैनिक में भर्ती कराना, युद्ध के लिए तैयार करना, इस सब का जो ट्रेनिंग वगैरह है, इस सब के लिए जो प्रोत्साहित करने का जो कार्य किए हैं वो गुरु हरगोविंद जी किए हैं। और गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना करता गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। क्लियर है। अब कह रहा कि सिख के 10वें गुरु, अभी पीछे ही बताएं कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे और इन्होंने आनंदपुर नाम का नगर बसाया था। आनंदपुर नाम का नगर बसाया था। अब इनकी जो हत्या है नादेड़ नामक स्थान जो मुंबई में पड़ता है, मुंबई में, वहां पे वजीद खां, गूगल के अनुसार है, आप इस नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, चेक कर लीजिए। वजीद खान जो है पठान के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया। किनका? गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, और इन्होंने अंगदपुर, क्या समझे, आनंदपुर नाम का नगर बसाया था। क्लियर है। और प्रथम गुरु नानक देव और 10वां गुरु गोविंद सिंह, जो पटना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं। और क्वेश्चन तो मैक्सिमम 1 नंबर से इसका फिक्स ही है कि आता है कि इस बार कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया, इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर आता है। क्लियर है। अब जो है सिख धर्म का प्रथम राजनीतिक नेता जो है बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव या माधव दास को कहा जाता है। और प्रथम सिख राज्य का स्थापना इन्होंने ही किया था। नाम क्या क्या है? बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव और माधव दास। इनको प्रथम राजनीतिक नेता, एस्टेब्लिश करता अलग चीज है ना, राजनीतिक नेता इनको कहा जाता है। अब जो है देखिए 18वीं सदी तक आते आते, चूंकि 15वीं सदी में सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक जी की है। 18वीं सदी तक आते आते पंजाब जो है 12 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो गया। 12 अलग अलग छोटे छोटे परिक्षेत्रों में डिवाइड हो गया, जिसको हम मिसल के नाम से जानते हैं इस इतिहास में। जैसे कि पूरा पंजाब है और 12 अलग अलग छोटे छोटे जैसे जिला भी बोलते हैं, उसमें डिवाइड हो गया, जिसको हम अभी इतिहास में मिसल के नाम से जानते हैं। और 18वीं सदी तक आते आते, क्या समझे, मिसल के नाम से 12 मिसल में डिवाइड हो गया, और जिसको हम 12 क्षेत्र में डिवाइड, जिसको मिसल के नाम से जानते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम अब डिस्कस करेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह के विषय में, महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन के विषय में, और प्रथम आंगल और सिख का जो युद्ध हुआ उसके, और सेकेंड आंगल सिख के युद्ध जो हुआ उसके विषय में हम, प्रथम आंगल सिख युद्ध और सेकेंड आंगल सिख युद्ध। पहला युद्ध हुआ है 1845 से 46 के बीच, और दूसरा हुआ है 1848 से 49 के बीच। यानी कि प्रथम आंगल कब हुआ है? 1845 से 46 के बीच, और दूसरा हुआ है 1848 से 49 के बीच। प्रथम आंगल सिख युद्ध और सेकेंड आंगल सिख युद्ध। और क्या बोलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन के विषय में हम अगला क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके विषय में अभी हम बता देते हैं कि देखिए सुकर चकिया मिसल, ये जो इनका जो जन्म हुआ है, जैसे कि मिसल अलग अलग क्षेत्र में था, 12 मिसल में बटा हुआ था, तो एक मिसल था जिसका नाम था सुकर चकिया मिसल। चूंकि बोलने में कभी कभी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है प्रॉब्लम, इसीलिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं कि बोर्ड से कहीं पता चले तो क्लियर से लिख सकते हैं। तो सुकर चकिया मिसल जो एक प्रांत था, 12 में कोई एक होगा, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम महासिंह था। क्या था इसके पिताजी का नाम? इनके पिताजी का नाम था महासिंह इनके पिताजी का नाम था। और आधुनिक पंजाब, अभी का जो पंजाब है ना, इसका श्रेय कहीं ना कहीं यही मिसल को जाएगा, सुकर चकिया मिसल को। इसी का मॉडरेट फॉर्म अभी पंजाब को हम बोल सकते हैं। क्लियर है। 1799 में रणजीत सिंह ने क्या किए कि लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर पर विजय हासिल की। इन्होंने 1802 में अमृतसर को पर कब्जा कर लिया। बाद में क्या किया, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान इत्यादि जो परिक्षेत्र था वहां पर अपना विजय हासिल किए। और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी उसको लाहौर
बनाया था। अपनी राजधानी इनका कहाँ था? महाराजा रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? लाहौर राजधानी था। और 1808 ईस्वी में फरीदकोट मुलेर कोटल अंबाला, ये सब परिक्षेत्र जो है, 3 गो परिक्षेत्र, इस पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया था, जो सतलज नदी के आसपास का परिक्षेत्र है। अब इसके विषय में जो महाराजा क्या नाम है, रंजीत सिंह के विषय में हम इसके प्रशासन, प्रथम आंग्ल सिख, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के विषय में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो को अपने भाषा में लिखिए, वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। और पसंद आता है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करने का अधिकार है, और कमेंट में आप बोल सकते हैं कि क्या नहीं पसंद है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।